नमस्कार साथियों, श्रीकांत आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज से हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जीएस में। लेक्चर तो हमारा चलता ही रहेगा, एक वीडियो लेक्चर का आएगा आप लोगों के सामने, चाहे वो संविधान का हो, हिस्ट्री का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो जीएस में। आज से हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला भी शुरू कर रहे हैं हर जीएस के हर सब्जेक्ट की। जैसे आज से हम लोग भूगोल की शुरुआत कर रहे हैं। टोटल 1000 प्रश्नों की श्रृंखला रहेगी जीएस के भूगोल के सभी ऐसे प्रश्न जो आए हुए हैं या जिनकी भविष्य में आने की संभावना है। सभी एग्जाम्स के लिए प्रश्न ज़्यादा हैं, 1000 प्रश्न है। आप लोग चाहिएगा तो अगर नोट करते जाएंगे, 1000 भूगोल के, 500-700 पर्यावरण के, 2000 इतिहास के, 1000 कॉन्स्टिट्यूशन के, ऐसे ऐसे सभी सब्जेक्ट से जो जैसे जैसे जिसकी इम्पोर्टेंस रहेगी वैसे वैसे प्रश्न आते रहेंगे। ज़रूरी बात यह है कि ये जो प्रश्न मैं बना रहा हूँ ये मैंने काफ़ी सर्च किया है कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं, क्या भविष्य में आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि अब धीरे धीरे सभी का एग्ज़ाम्स आने वाला है, चाहे आरओ का हो, चाहे यूपीपी का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एसआई का हो, पेट का हो, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए मैं बिल्कुल शून्य से लेके कहते हैं कि ऊपर तक के जितने प्रश्न हैं, पीसीएस लेवल तक के जितने प्रश्न हैं या पेट से सबके प्रश्नों को मैं बनाऊंगा। कारण क्या है, क्योंकि जो भी लोग वीडियो देखें, प्रश्न कभी भी कमजोर नहीं होते एग्जाम हॉल में। इजी से इजी प्रश्न जो है वो गलत हो जाते हैं, और कब कैसे प्रश्न किस पेपर में आ जाएं वो कहा नहीं जा सकता है। तो ठीक है साथियों, मेरी ये पूरी आशा है और आप लोगों से सभी से अनुरोध है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें, आप लोग थोड़ा हमें सहयोग दें, है ना। क्योंकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये प्रश्न बना रहा हूँ या फिर जो मैं दूसरे लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, तो बस इतना आपको करना है कि वीडियो शेयर करते रहिए, अपने यार मित्र से सब्सक्राइब करवाते रहिए, बस और कुछ भी नहीं। तो ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं। अब चूंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, हमें लिखना है प्रश्न और फिर मिटाते चलना है। आप लोग नोट करते चलिएगा, जिसको जो अच्छा लगे पॉज करके अपना बाद में नोट कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए बहुत लाभकारी होंगे। ठीक है, तो हम लोग भूगोल के 1000 प्रश्नों की श्रृंखला से शुरू कर रहे हैं और हम लोगों का पहला प्रश्न क्या है। अब चूंकि ये डिजिटल बोर्ड है नहीं तो प्रश्न 50 तो हमें याद नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए यही बेहतर है कि मैंने प्रश्न लिख लिया है और मैं प्रश्न लिख लिख के आपको जो है लिखता जाऊंगा, उत्तर नीचे लिखता जाऊंगा। बहुविकल्पी वाला तो कोई मसला है नहीं, यहाँ बहुविकल्पी देना है, ठीक है, कोई एग्जाम हाल है नहीं आपके लिए। बाकी इन 50 प्रश्नों को मैं जब लिख डालूंगा, बता लूंगा, तो फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसके पहले थोड़ा सा इन प्रश्न के विषय में चर्चा कर लूंगा, या बीच बीच में 200-400 प्रश्न हो जाएंगे तो 2-4 क्लास उन्हीं प्रश्नों पे लेक्चर ले लूंगा मैं। ठीक है, इस तरह से बढ़ेंगे कि आपको उन 1000 प्रश्नों से संबंधित सभी जो उसके दाएं बाएं ऊपर नीचे प्रश्न आ सकते हैं आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोगों का प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत को किसने बताया। जो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत को किसने बताया या किसने दिया, वो किस वैज्ञानिक ने या किसने बताया। ठीक, तो उत्तर इसका क्या है, एब जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है, कहीं कहीं लेमेंटेयर भी मिलता है, कहीं कहीं लेमेंटेयर भी मिलता है, एब जॉर्ज लेमेंटेयर। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न है। बिल्कुल से मैं इसको क्या बोला जाता है, बिग बैंग की थ्योरी। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारा है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है। शुरुआत हम लोगों ने ब्रह्मांड से ही किया है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो ये है 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष पता ही है आपको, दूरी है नापने की अंतरिक्ष में। ठीक है, ये दो प्रश्न हो गए। महाविस्फोट सिद्धांत को किसने बताया, एब जॉर्ज लेमेंटेयर। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रश्न नंबर तीसरा आया,
मंदाकिनी या गैलेक्सी क्या है? जो मंदाकिनी आप नाम सुनते हैं या गैलेक्सी नाम सुनते हैं, इसको इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है। क्या ये मंदाकिनी क्या है? तो ये एक है तारों का समूह होता है। उत्तर आपका है तारों का समूह। ठीक, गैलेक्सी क्या है, मंदाकिनी क्या है? तो ये तारों का समूह है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, पृथ्वी की भी अपनी एक मंदाकिनी है। पृथ्वी की भी अपनी एक मंदाकिनी है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, उसका क्या नाम है? मंदाकिनी है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है? तो जो पृथ्वी की अपनी मंदाकिनी है उसको बोलते हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला या क्या बोलते हैं, आकाश गंगा। वही आकाश गंगा, ये हमारी मंदाकिनी है, यानी कि गैलेक्सी। और इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा। ठीक है, तो पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, क्या नाम है उसका? तो उसका नाम है दुग्ध मेखला या आकाश गंगा, जिसको इंग्लिश में एंड्रोमेडा, ANDROMEDA है। ठीक है, मैं बिल्कुल से शुरुआत से भूगोल के प्रश्न उठाया हूं, ठीक है, जिससे कि कहीं कुछ बचे ना आपके लिए। ठीक है, तो ये 4 प्रश्न, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, ऊपर वाले 2, बाकी नीचे के 2 अगर लिखना हो तो आप लिख सकते। अच्छा, यही होगा कि जो भी लोग देख रहे हैं, आगे जो भी इस वीडियो को देखेंगे, अगर जो मैं प्रश्न बना रहा हूं, अगर आप उसको लिखते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, तो आपके प्रश्न कभी भी जो ज्योग्राफी से बाहर नहीं आएंगे। फिर 5वां प्रश्न क्या है? ये तो हो गया। आकाश गंगा की जो सबसे नजदीकी मंदाकिनी है, आकाश गंगा यानी जो हमारी मंदाकिनी है, तो उसकी जो सबसे नजदीकी, आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? यानी जो हमारी आकाश गंगा के पास में भी मंदाकिनी है, आकाश गंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहा जाता है? क्या कहा गया है या क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? नहीं, ये एंड्रोमेडा वो दूसरा है। ये जो दुग्ध मेखला है, आकाश गंगा है, इसको मिल्की वे बोला जाता है। सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, जुबान में पता नहीं क्यों वही चल रहा था, एंड्रोमेडा ही। तो इसको कहा जाता है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा, कभी कभी कोई शब्द जुबान पे चलता रहता है, जो आप याद किए रहिए, पढ़ते रहिए जो है, तो वही इसको हिंदी में बोला जाता है देवयानी। देवयानी। ठीक है, जो चौथा प्रश्न था, पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, क्या नाम है? तो इसको मिल्की वे बोला जाता है, दुग्ध मेखला या आकाश गंगा। ठीक, तो ये 5 प्रश्न हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं 6ठे प्रश्न पे। 6ठा प्रश्न कौन सा है? सूर्य हमारी मंदाकिनी से कितनी दूरी पर है? सूर्य हमारी मंदाकिनी से कितनी दूरी पर है? कितनी दूरी पर है? ये भी प्रश्न आया है, मैंने देखा है। ठीक है, तो सूर्य हमारी मंदाकिनी से कितनी दूरी पर है? तो इसका उत्तर है लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष। 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक, सूर्य हमारी मंदाकिनी से भी तो दूर होगा भाई, है ना, क्योंकि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में मान लीजिए है। ठीक, एक प्रकार से सूर्य सबका बॉस है कि नहीं? अब फिर अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं, 7वें प्रश्न पे आते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमता है? सूर्य अपने अक्ष पर, सूर्य भी अपने अक्ष पर चक्कर लगाता है ना, ऐसा तो है नहीं। सूर्य अपने अक्ष पर
किस दिशा से, किस दिशा की तरफ, किस दिशा की तरफ घूर्णन करता है, चक्कर लगाता है, चाहे जो भी कह लीजिए, परिक्रमण करता है, जो भी आप शब्द, घूमने का मतलब घूर्णन है, परिक्रमण है, सब एक ही शब्द है, ठीक है। तो ये किस तरफ से लगाता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा से किस दिशा की तरफ घूमता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 हमारा कौन सा है, सूर्य में किस तत्व की प्रधानता है, यानी कि सूर्य जो बना हुआ है, जो गैसों का छल्ला है, सूर्य क्या है, एक गैस का गोला है, तो उन गैसों में किसकी प्रधानता है, सूर्य किन तत्वों से, या इसको गैस कह सकते हैं, गैसों से ही बना है, ठीक है, किन तत्वों से बना है, यानी सूर्य में क्या सबसे ज्यादा तत्व है जिससे मिलकर वो बना है। क्रम से मैं कितने का लिख दे रहा हूं, 2 का लिख दे रहा हूं, ठीक है, जो पूछा जाता है। एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 71% है, ठीक। फिर दूसरा क्या है, हीलियम है, हीलियम कितना 26.26% है, ठीक है। और जो अन्य तत्व हैं वो कितने हैं, वो 2.5% हैं। यहां पे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि सूर्य एक गैस का गोला है, सूर्य और कुछ भी नहीं है, सूर्य एक गैस का गोला है जिसमें ये तत्व पाए जाते हैं सर्वाधिक रूप से, हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व, ठीक। फिर हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये प्रश्न सब लगातार आए हुए हैं, लगातार शब्द बस खेल बोर्ड करता है क्या, कि शब्द जो है चेंज कर देते हैं, बाकी उत्तर आपके एक ही रहेंगे। फिर अगला प्रश्न कौन है, जो सूर्य का केंद्रीय भाग है, सूर्य का केंद्रीय भाग, यानी सूर्य का जो सेंट्रल एरिया है, केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, ठीक है। यानी कि सूर्य के केंद्र में जो है उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसको कहा जाता है क्रोड, या इंग्लिश में कोर, ठीक है, जो भी आप कह लीजिए। हिंदी में क्रोड कहा जाता है, इंग्लिश में कोर कहा जाता है। सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है, क्रोड या कोर, जो भी आप चाहिए कह लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, 10वें प्रश्न में हम आ गए। सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य, मैं 2-2, 3-3, 4-4 बार इसीलिए प्रश्न को बोल रहा हूं क्योंकि आपको समझने में समस्या ना हो, और क्योंकि मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा लेट लगेगा, पर ये 50 क्वेश्चन अगर 1-1.25 घंटे में भी हो जाते हैं तो आप लिख लेंगे, तो तैयारी कर लेंगे तो कभी नहीं गलत होंगे, ठीक है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई, सूर्य के दिखाई देने वाले, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, भाग को क्या कहा जाता है, ठीक। तो इसको क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूर्य किरीट, सूर्य किरीट कहा जाता है। और इसको कोरोना भी बोला जाता है, कोरोना वो नहीं, कोविड वाला कोविड नहीं है, ये कोरोना दूसरा है, सूर्य किरीट बोला जाता है या कोरोना। और मजे की बात कि ये सूर्य का सबसे बाहरी परत होता है जो दिखाई पड़ता है, सूर्य का बाहरी परत होता है, बाह्य परत होता है, बाहरी परत होता है, ठीक है। जो किरीट है, जो कोरोना है, ये सूर्य का बाह्य परत होता है। और इसको सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है, किसको, सूर्य किरीट को, या जो कोरोना है ये सूर्य का बाहरी परत है और इसको सूर्य का मुकुट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा प्रश्न है,
जो सूर्य किरीट चमकता है, जो दिखाई पड़ता है, वो क्या उत्सर्जित करता है, यानी वो क्या फेंकता है। आपने देखा होगा सूर्य से जबरदस्त ज्वाला निकलती है, तो जो सूर्य किरीट से क्या निकलता है आखिर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है या निकालता है या क्या फेंकता है। सूर्य किरीट क्या उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। तो एक्सरे किरण, एक्सरे किरण को वो उत्सर्जित करता है, एक्सरे किरण, ठीक है। एक्सरे किरणों को सूर्य किरीट उत्सर्जित करता है। फिर अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कौन सा प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को, ये तो बहुत हिट प्रश्न है, फिर भी मैंने कहा ना कि मैं सबको, सभी प्रश्नों को चाहे वो जैसे भी हो मैं बताने की कोशिश करूंगा। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, कितना, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। काफी लोगों को पता होगा, अच्छी बात है। 8 मिनट 16 सेकंड, 8 दूना 16 कर दीजिए, ठीक, 8 मिनट 16 सेकंड। तो ये हो गया 12वां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। फिर 13वें प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 13वां प्रश्न कौन सा है, सूर्य का व्यास कितना है। 13वां प्रश्न, सूर्य का व्यास यानी उसका पूरा परिधि यानी पूरा गोलक कितना है। तो सूर्य का व्यास है 13,92,000 किलोमीटर, 92,000 किलोमीटर, ठीक, 13,92,000 किलोमीटर है। ये सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक। अब फिर अगला प्रश्न, जो सूर्य का व्यास है, ठीक है, वो पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है, क्योंकि जो सूर्य की तुलना होती है वो अर्थ में पृथ्वी से ही होती है, ठीक है। तो सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। तो ये है 110 गुना बड़ा है, यानी कि जो सूर्य का व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से 110 गुना बड़ा है, ठीक है। ये तो हो गया 14वां प्रश्न। फिर अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि अच्छे से अच्छे प्रश्न, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। मैंने कहा है कि शुरुआत में हम लोग थोड़ा हल्के प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्जाम में, खास करके यूपीपी, यूपीएसआई, आरओ, एआरओ, बाद में फिर हम कठिन प्रश्नों की ओर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इजी से हार्ड प्रश्नों की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो 14 प्रश्न हो गया। अब अगला प्रश्न कौन सा है, 15वां प्रश्न कौन सा है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है। जब पृथ्वी सूर्य के पास, सूर्य के अत्यधिक यानी कि सबसे ज्यादा पास होती है, अत्यधिक, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है, या उस स्थिति को क्या कहा जाता है। जो भी आप कह लीजिए, शब्दों का कुल मिला के खेल है। तो इसका उत्तर है उपसौर, उपसौर, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक पहुंच जाती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, उपसौर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न, उपसौर की स्थिति कब होती है, यानी कि ये स्थिति कब आती है, किस तारीख को आती है। उपसौर की स्थिति कब आती है या कब होती है,
जो भी आप चाहिए। तो ये 3 जनवरी को होती है, ठीक है, 3 जनवरी को होती है। और इस समय सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी होती है वो ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, सबसे कम होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 3 जनवरी को होती है। उपसौर की स्थिति, पृथ्वी की सूर्य से दूरी उसमें कितनी होती है, लगभग 14.5 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूर होती है, ये तो उपसौर हो गया। जब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पे होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? जब हमारी पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, अधिकतम दूरी पर होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है, या कौन सी स्थिति होती है, कौन सी, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपसौर कहा जाता है, अपसौर कहा जाता है, ठीक। अब फिर वही बात, क्वेश्चन नंबर 18। मैं इसी वजह से इसमें सारे जितने उपसौर अपसौर के डेट, दूरी, इन सबको एक एक प्रश्न को एकदम अलग अलग बनाया हूं, क्योंकि आपको बिल्कुल से याद हो जाए। बिल्कुल से एक प्रश्न में ही जो 4 प्रश्न छुपे होते हैं वहीं पे समस्या हो जाती है, तो मैंने सबको अलग कर दिया है। हालांकि मेहनत मेरी पड़ी है, लेकिन आप लोगों को समझने में ज्यादा आसान रहे, ठीक है। तो अगला प्रश्न है, अपसौर की स्थिति कब होती है, या इसकी स्थिति कब होती है, कब आती है? अपसौर की स्थिति कब आती है या होती है? तो कौन सी वो तारीख है? 4 जुलाई, 4 जुलाई। और इस दिन पृथ्वी की जो सूर्य से दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और कितना होता है? 15.21 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये सबसे अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी की सूर्य से, मैक्सिमम अपसौर की 4 जुलाई को होता है। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को होता है, उस दिन इनकी दूरी इतनी होती है, ठीक है। ऊपर वाले प्रश्न में मैं इरेज कर दे रहा हूं, दूसरे प्रश्न लिखना है। फिर अब हम लोग पहुंच जाते हैं प्रश्न नंबर 19 में। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है साथियों, है ना, क्योंकि बोर्ड ये ट्रेडिशनल वाला है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, ठीक है। भूमध्य रेखा, सॉरी, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जब मैं ज्योग्राफी के लेक्चर्स लूंगा तो उसमें सारी बात बताऊंगा, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है, तो इसको नोट कर लीजिए। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। ये तो पता ही है कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। हाँ, सभी जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको तो पता ही होगा, ठीक है, पता होना भी चाहिए, क्योंकि तैयारी करने का फिर क्या मतलब रहा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भूमध्य रेखा के दक्षिण में, कि वो उत्तर वाला था, ये दक्षिण है, दक्षिण में 23.5 डिग्री
अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? रेखा को क्या कहा जाता है? तो ये है मकर रेखा। मकर रेखा, ठीक। 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को उत्तर में कर्क रेखा कहा जाता है, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक, ये हो गए 20 प्रश्न। अब फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य कितनी दूरी होती है? रेखाओं के मध्य में कितनी दूरी होती है? दूरी तो होगी ही होगी। कितनी दूरी होती है? ठीक, दो अक्षांश रेखाओं के मध्य में कितनी दूरी होती है? तो ये होती 111 किलोमीटर। यानी कि जो एक अक्षांश रेखा है वहां से एक अक्षांश रेखा जब दूसरी अक्षांश रेखा पे पहुंचेंगे तो उसके बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। किस तारीख को कर्क संक्रांति होती है? कर्क संक्रांति होती है। किस तारीख को कर्क संक्रांति होती है? और साथ में इसी में जोड़ दे रहे हैं, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे उत्तरी गोलार्ध और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। तो दो प्रश्न मैंने जोड़ दिए, सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक, क्या है? किस तारीख को कर्क संक्रांति होती है, एक प्रश्न, और इसी कर्क संक्रांति को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो वो तारीख कौन सी है? वो तारीख है 21 जून को। ठीक है, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है। ठीक है, और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है। ठीक साथियों, तो ये हो गया हमारा 22 प्रश्न। फिर अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, 23वां प्रश्न। आप लोग जो भी लोग इसको नोट करना चाहें नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम्स के लिए, क्योंकि यहीं से सारे प्रश्न आते हैं। बाकी तो मैं इन सब प्रश्नों की विधिवत लेक्चर लूंगा, बाद में समझाऊंगा आप लोगों को, मगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग नोट करते चलिए। 22वां। अब अगला प्रश्न कौन सा है? 23वां प्रश्न है। कर्क संक्रांति आखिर क्या होता है? कर्क संक्रांति की स्थिति कैसे निर्मित होती है? हाँ, अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्क संक्रांति क्या होता है या इसकी स्थिति कैसे निर्मित होती है, इसकी स्थिति या दशा कैसे बनती है, इसकी स्थिति कैसे बनती है। ठीक है, इसकी स्थिति कैसे बनती है, तो क्यों होता है कर्क संक्रांति? ठीक है ना। तो इस दिन क्या होता है उत्तर में? इस दिन सूर्य, किस दिन? 21 जून को। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर कैसा होता है? लंबवत होता है। ये प्रश्न कई बार आया है। कर्क रेखा पर लंबवत होता है, लंबवत होता है। ठीक है, इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है 21 जून को। इसी वजह से कर्क रेखा का कर्क संक्रांति का निर्माण होता है। ठीक, तो प्रश्न है कर्क संक्रांति क्या होता है अथवा इसकी स्थिति कैसे बनती है? तो इसका उत्तर है इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से कर्क संक्रांति की दशा बनती है। फिर अगला प्रश्न है कौन सा? मकर संक्रांति किस दिन होता है? मकर संक्रांति किस दिन होता है? किस दिन होता है? ठीक है, और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध
और इसी दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा या सबसे लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, मकर संक्रांति में क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो किस तारीख को होता है ये होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर को होती है, और 22 दिसंबर को ही दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, 21 जून को, कर्क संक्रांति के दिन। और मकर संक्रांति दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है कि वही बात, मकर संक्रांति क्या होता है। ठीक है, मकर संक्रांति की दशा का कैसे निर्माण होता है, दशा का कैसे निर्माण होता है। तो बस आपको थोड़ा सा उत्तर बदलना है, मकर संक्रांति की दशा का कैसे निर्माण होता है, तो इसकी दशा का निर्माण होता है, या मकर संक्रांति की स्थिति का लिख लीजिए, दशा स्थिति जो भी है, मकर संक्रांति की स्थिति का कैसे निर्माण होता है। तो इस दिन क्या होता है, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री है मकर रेखा पर लंबवत होता है। इसी वजह से मकर संक्रांति की स्थिति निर्मित होती है। कैसे मकर संक्रांति की स्थिति का कैसे निर्माण होता है, इस दिन सूर्य मकर रेखा का मतलब जो दक्षिणी गोलार्ध का 23.5 डिग्री अक्षांश है उसको मकर रेखा बोला जाता है, और वहां पे सूर्य लंबवत होता है। ठीक है, कर्क संक्रांति में कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री पे उत्तर में है। ठीक है, मकर रेखा दक्षिणी अक्षांश में है और कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश में। ठीक है, फिर अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, 26 क्या है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से, चंद्रमा, ठीक है ना, चंद्रमा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा के आ जाने से कौन सी स्थिति बनती है, या कौन सा ग्रहण लगता है, जो भी से कौन सी स्थिति बनती है, तो क्या होगा, ये सूर्य ग्रहण। ठीक है ना, तो सूर्य ग्रहण कब क्यों बनता है, तो सूर्य एवं पृथ्वी, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है जो है, तो उस वजह से सूर्य की छाया जो है, जो सूर्य की रोशनी है वो पृथ्वी पे पूरी तरह से न पड़ के चंद्रमा की ओर मुड़ जाती है। इसी वजह से इस दशा को सूर्य ग्रहण बोला जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसको लिखते चलिए। फिर से मैं कह रहा हूं, जो भी लोगों को पसंद आ रहा हो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए, आपका सहयोग चाहिए। ठीक है, ऐसे ना जाने कितने मैं प्रश्न बना के आप लोगों को देने वाला हूं, जो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। आप चाहे पेट में बैठिए, चाहे सुपर टेट में, चाहे टेट में, चाहे आप कहीं भी बैठिए, किसी भी एग्जाम में बैठिए। ठीक है, फिर अगला प्रश्न नंबर 27, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, यानी कि न्यू मून, अमावस्या को होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, न्यू मून, यानी कि नया चांद जब अमावस्या के दिन दिखता है तो वह उसको, और ये अमावस्या के ही दिन होता है सूर्य ग्रहण। ठीक, इसको तो आप लोग बचपन से जानते आए होंगे, घर में बताया जाता है।
फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी। चंद्रमा के बीच पृथ्वी, हमारी पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना, पृथ्वी आ जाती है तो किस स्थिति का निर्माण होता है? यानी कौन सा ग्रहण होता है, किस स्थिति का निर्माण होता है, या जिसको स्थिति का मतलब ग्रहण से लगाइएगा, ठीक है, निर्माण होता है। ठीक, प्रश्न है जब सूर्य और चंद्रमा, वहां पे सूर्य और पृथ्वी था सूर्य ग्रहण में, यहां सूर्य और चंद्रमा है के बीच पृथ्वी आ जाती है तो किस स्थिति का निर्माण होता है? यह है चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फुल मून। फुल मून यानी चंद्र ग्रहण को आप देखेंगे तो चंद्रमा बिल्कुल से गोल गोल रहता है, चमकता रहता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अब ये चंद्र ग्रहण कब होता है? नहीं, चंद्र ग्रहण को फुल मून ना कहिए, है ना, क्योंकि गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ तो नहीं होगा, लेकिन इसका प्रश्न दूसरा है, चंद्र ग्रहण कब बनता है? चंद्र ग्रहण कब बनता है, किस दिन बनता है, या चंद्र ग्रहण कब आता है? जो भी कह लीजिए, चंद्र ग्रहण कब बनता है? तो यह है पूर्णिमा को। पूर्णिमा, चंद्र ग्रहण की स्पेलिंग दूसरी थी, ये पूर्णिमा का मतलब होता है फुल मून। फुल मून। अमावस्या क्या होता है? न्यू मून, और पूर्णिमा को फुल मून होता है। ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन आप देखेंगे चंदा मामा बिल्कुल से गोल गोल बिल्कुल चमकते रहते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न, अब हम लोग प्रश्न नंबर 30 पे पहुंच गए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा है? सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी है? यानी कि सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है? ठीक है, सूर्य हमारी पृथ्वी से कितनी दूर है? तो ये लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। 150 मिलियन किलोमीटर। हालांकि कहीं कहीं पुस्तकों में आपको 149.6 मिलियन किलोमीटर भी मिलेगा। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी? 150 मिलियन। अगर 149.6 ना रहे, अगर 150 रहे नजदीक में, तो 150 लगा सकते हैं, गलत नहीं हो। लेकिन काफी किताबों में 149.6 किलोमीटर मिलता है। मैंने दोनों चीजें आपको इसलिए बता दी कि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक, फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31। जैसा कि मैंने कहा है कि आज 50 प्रश्नों की 1000 प्रश्नों की श्रृंखला का शुरुआत हो रहा है, और जिसमें से 50 प्रश्न में मेरी पूरी कोशिश है कि 50 प्रश्न मैं आज आपको बताऊं और आपके नोट्स की शुरुआत हो 50 प्रश्नों के साथ में। ठीक, अब प्रश्न नंबर 31। सूर्य पृथ्वी से कितनी दूरी है, ये तो आपने देख लिया। अब सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? तो ये है 13 लाख गुना बड़ा है, यानी कि 13 लाख गुना बड़ा। यानी हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है ना, उससे 13 लाख बार ज्यादा कर डालिए तो उतना बड़ा सूर्य हमारा है। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक, फिर अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 32। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, इनर प्लैनेट जिसको बोला जाता है, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह,
इनर इनर प्लैनेट या पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह एक ही हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। ये 4 ग्रह आंतरिक ग्रह कहे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न में आए हैं। बुध है, शुक्र है, पृथ्वी एवं मंगल है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, जो शुक्र एवं अरुण है, 2 ग्रह ऐसे हैं जो दूसरी दिशा में घूमते हैं, ठीक है ना। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, इसीलिए बता दे रहा हूं, शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो दूसरी दिशा में घूमते हैं, बाकी सारे ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं, शुक्र और अरुण, ठीक है। शुक्र और अरुण की घूर्णन की या परिक्रमण की, चाहे जो भी लिख लीजिए आप, परिक्रमण की दिशा क्या है, दिशा क्या है, ठीक है। तो ये किस तरफ से किस तरफ नाचते हैं, पूर्व से पश्चिम तक, ठीक। पूर्व से पश्चिम तक तरफ ये परिक्रमण करते हैं सूर्य का, ठीक है, उल्टा करते हैं। बाकी अगला जो प्रश्न है उसमें आप देखेंगे कि जो बाकी सारे ग्रह हैं वो किस तरफ से किस तरफ घूमते हैं, शुक्र एवं प्रश्न नंबर 34, ठीक है ना। इन दोनों के अलावा, ठीक है ना, शुक्र और अरुण के अलावा सभी ग्रह किस दिशा में परिक्रमण करते हैं, किस दिशा में परिक्रमण करते हैं, ठीक है। तो शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ कर रहे हैं, शुक्र और अरुण के अलावा बाकी जितने भी ग्रह हैं वो किधर कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व कर रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ कर रहे हैं, ठीक, पश्चिम से पूर्व की तरफ कर रहे हैं। फिर अगला प्रश्न क्या है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो सबसे ऊपरी हिस्सा है क्या कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है। तो इसको भूपर्पटी कहते हैं, भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट भी बोला जाता है इसको, भूपर्पटी। जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाला हिस्सा है, जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको भूपर्पटी कहा जाता है। आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ये पृथ्वी से 34 किलोमीटर तक नीचे है, 34 किलोमीटर नीचे का क्षेत्र है, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से जब आप 34 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो उसी को भूपर्पटी कहा जाता है, क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न हो गया, 35 प्रश्न हो गए। अब हम अगले, मेरी पूरी कोशिश है कि सिर्फ एक ही एरिया से प्रश्न नहीं लिया हूं, जहां जहां से मुझे समझ में आया है ना, भूगोल में हर जगह से लेने की कोशिश किया हूं, थोड़ा थोड़ा, अभी तो शुरुआत ही हो रही है, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है, भूपर्पटी, जिसको क्रस्ट भी बोलते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 36। जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है, टोटल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग को कुल कितने हिस्सों में बांटा गया है, कुल कितने
हिस्सों में बांटा गया है। जो पृथ्वी का जो पूरा हिस्सा है ऊपर से नीचे तक, ठीक है, तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, 3 भाग में, ठीक है। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला भूपर्पटी है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट। दूसरा कौन सा है, दूसरा बोलते हैं आवरण, जिसको इंग्लिश में मेंटल बोला जाता है, मेंटल, इसकी हिंदी आवरण है। और तीसरा क्या है, तीसरा है केंद्रीय भाग, जिसको कोर बोला जाता है, केंद्रीय भाग, जिसको इंग्लिश में कोर बोला जाता है, CORE, ठीक है। तो ये 3 भाग हो गए। पृथ्वी के आंतरिक भाग को, यानी कि पृथ्वी के अंदर के जितने भी भाग हैं उनको कितने हिस्सों में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। भूपर्पटी है, क्रस्ट है, आवरण है और केंद्रीय भाग है, ठीक है ना। भूपर्पटी को बेसिकली 29 किलोमीटर या 34 किलोमीटर तक कहीं कहीं दिखाया जाता है। फिर उसके नीचे मान लीजिए 34 से लेके नीचे तक चले जाइए, 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। उसके बाद मेंटल के बाद 2900 किलोमीटर के बाद पूरा हिस्सा केंद्रीय भाग है, ठीक है। अब फिर अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? कितना है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये हुआ। फिर प्रश्न नंबर 38 पे हम आ गए। जो पृथ्वी की बात हो रही, तो पृथ्वी से संबंधित कुछ और प्रश्न हो जाए। तो पृथ्वी के जब हम नीचे जाते हैं, ठीक है ना, पृथ्वी के नीचे जाने पर, ठीक है, प्रति 32 मीटर, यानी 32 मीटर जब हम नीचे जाते हैं गहराई में, प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ता जाता है? ये प्रश्न आया हुआ है, कितना बढ़ता जाता है, ठीक। पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान कितना बढ़ता जाता है? तो ये है 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उत्तर आपका रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक। फिर अगला प्रश्न है कौन सा, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि नीचे फिर जगह नहीं रह जाएगी इस प्रश्न में लिखने के लिए। 39, प्रश्न नंबर 39, क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है बनी हुई है, पृथ्वी की जो रासायनिक संरचना है, या ब्रैकेट में आप इसको वजन के आधार पे भी लिख सकते हैं, पृथ्वी के पूरा, यानी पृथ्वी किन तत्वों से मिलके बनी हुई है उनके विषय में है, ठीक है ना। तो पृथ्वी की रासायनिक संरचना में सबसे ज्यादा तत्व किसका पाया जाता है? सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। में 3-4 का लिख दे रहा हूं, 4-5 का। ऑक्सीजन पहला पाया जाता है, कितना? 46.60%, 46.60%। दूसरा क्या है? दूसरा है सिलिकॉन,
सिलिकॉन है कितना 27.72%। ठीक। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कितना पाया जाता है 8.13%। चौथा है क्या लोहा है कितना पाया जाता है 5%। 5%। और पांचवा भी मैं लिख दे रहा हूं, 5 आपको पता होना चाहिए क्योंकि पृथ्वी किन तत्वों से मिलकर बनी है, तो 5 पता होना चाहिए। ऑक्सीजन 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13%, लोहा 5%, और जो पांचवा है वो कैल्शियम है। कैल्शियम में कितना है लगभग 3.63% है। ठीक। तो पृथ्वी इतने तत्वों से ये जो रासायनिक संरचना है इससे मिलके बनी है, जिसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है। ठीक है, सिलिकॉन नहीं सिलिकॉन है, सॉरी वही सिलिकॉन है। ठीक, सिलिकॉन है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, कैल्शियम है। ठीक। फिर प्रश्न नंबर कौन सा 40 आ जाता है। भूकंपी तरंगों को किससे मापा जाता है। किससे मापा जाता है या नापा जाता है, जो भी चाहिए लिख लीजिए। किससे मापा जाता है, तो किससे सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ है वो यंत्र जिससे भूकंपी तरंगों या भूकंप जहां पे आता है वहां पे कैसी क्या स्थिति है सिस्मोग्राफ के द्वारा मापा जाता है, नापा जाता है। ठीक है, इसको लिख ली हूं तो इसको इरेज कर दें। फिर अगला प्रश्न कौन सा है, एक बात और, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी भी कहा जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं भूकंपों के अध्ययन को, यानी कि जहां भूकंप आता है भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी भी कहा जाता है। लेकिन भूकंपी तरंगों को किससे मापा जाता है, तो वो सिस्मोग्राफ है। भूकंपों के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है, वो दूसरी बात है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 41 प्रश्न नंबर, किस तरंग को लव वेव्स यानी लव तरंग कहा जाता है। लव तरंगे, इंग्लिश में लव वेव्स। लव तरंगे, किस तरंगों को लव तरंगे भी या तरंग भी कहा जाता है, तो कौन सी तरंग है, एल तरंग है, एल वेव्स है, एल तरंगे हैं। ठीक है, एल तरंगे हैं जिनको लव वेव्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो एक इंजीनियर साहब थे, कह सकते हैं कि अनुसंधान करते थे, एच डी लव ने ही इन तरंगों को खोजा था। इसी वजह से इनके नाम पे ही लव वेव्स कहा जाता है, एल तरंगों को। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भूकंप के दौरान या भूकंप के समय, ठीक है, जो भी आप चाहिए, कौन सी तरंग किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। ये प्रश्न भी कई बार आया हुआ है। भूकंप के दौरान या भूकंप के बाद या भूकंप के समय, भूकंप के बाद तो नहीं होगा, भूकंप के समय या भूकंप के दौरान कौन सी तरंग किसी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है, तो कौन सी है वो पी वेव्स है, प्राथमिक तरंगे हैं। पी वेव्स को प्राथमिक तरंगे भी बोला जाता है, पी वेव्स।
ठीक है, पी वेव्स है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है 43, कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विध्वंसकारी होती हैं, होती हैं, यानी कि भूकंप के दौरान की बात हो रही है, ठीक है। कौन सी तरंगे सबसे ज्यादा विध्वंसकारी होती हैं? तो ये होती हैं एल वेव्स, ठीक है ना, एल वेव्स, एल तरंग, ठीक। फिर अगला प्रश्न है 44, कौन सी तरंगे सबसे बाद में पहुंचती हैं, सबसे बाद में पहुंचती हैं? कौन सी तरंगे, ये सब भूकंप के बाद है, मैं यहां पे भूकंप लिख दे रहा हूं, ठीक है ना, ठीक है। कौन सी तरंगे सबसे बाद में पहुंचती हैं, सबसे बाद में, यानी कि तो वो है एल वेव्स, यानी कि एल तरंगे। ये तरंगे, कौन सी तरंगे सबसे बाद में पहुंचती हैं? एल वेव्स हैं, ठीक। तो ये हो गया 44 प्रश्न। प्राथमिक तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं, ठीक है। सबसे बाद में कौन सी तरंगे पहुंचती हैं? एल तरंगे पहुंचती हैं। एल तरंगे ही सबसे ज्यादा विध्वंसकारी होती हैं, सबसे ज्यादा नष्ट यही करती हैं और सबसे आखिरी में पहुंचती हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है? अलग करता है। देश का मतलब है, मान लीजिए लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप तो भारत में ही है, ठीक है। तो हम भारत न लिख के स्थली लिख दे रहे हैं, लक्षद्वीप और मालदीव, ठीक है। 8 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को। या कह सकते हैं 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है या किन क्षेत्रों को पृथक करता है, जो भी आप समझिए, जैसा भी प्रश्न दे देते हैं उसी अनुसार आपको उत्तर लगाना पड़ेगा। तो 8 डिग्री चैनल किन दो देशों को अलग करता है या किन क्षेत्रों को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, कौन सा द्वीप अरब सागर में प्रवालों और भित्तियों से मिलके बना है, या प्रवालों ही लिख दीजिए। कौन सा द्वीप अरब सागर में प्रवालों से मिलकर बना है? मिलकर बना है, तो इसका उत्तर है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है।
तो कौन सा द्वीप अरब सागर में प्रवालों से मिलकर बना है? लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पे है? अरब सागर में है। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किनको अलग करता है? लक्षद्वीप और मालदीव को। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। इंक थोड़ा खत्म हो गई है, तो ये 46 प्रश्न तक ही हम जा पाए हैं। कोई बात नहीं, आज प्रथम दिन है प्रश्नों की श्रृंखला का, तो 4 प्रश्न जब हम अगला चैप्टर देखेंगे, अगला वीडियो जब डालेंगे ज्योग्राफी का, तो उसमें हम 54 कर देंगे। तो 50-50 प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहेगी। ठीक है, मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सबको तो लिया जाए। मैंने बहुत सारे नए प्रश्न भी शुरू में बनाए थे। ठीक है, कि कहीं से ना जाने पाए, आए हुए प्रश्न को तो बताना ही बताना है। मैंने नए भी प्रश्न अपने तरीके से बनाए जो मुझे समझ में है, जो मैंने इतनी दिन अपनी तरफ से परीक्षाएं दी हैं, उसके आधार पे, अनुभव के आधार पे मैंने कोशिश की है। ठीक है, आप लोगों से ये उम्मीद जरूर है कि आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, शेयर करिए। ये कार्यक्रम या ये जो मैंने इनिशिएट किया है 50 प्रश्नों वाला, अगर ये आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा। बाकी फिर मैं जल्दी सभी जीएस के, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक मुद्दे हो, सब पे मैं अपनी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर दूंगा। और लेक्चर में हर समय लेक्चर तो करता ही रहूँगा, उसका अपना वीडियो बनाता ही रहूँगा। तो ठीक है साथियों, फिर आज का ये पहला था। फिर दूसरे वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला में हम मिलेंगे। तब तक जरूर हमें शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है साथियों, नमस्कार।